नमस्कार। आज के अपने विचारों को आप सबों के सम्मुख रखने का मैंने माध्यम बनाया है, जिसका शीर्षक मैंने दिया है दूसरी परंपरा के नायक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दरअसल इस वर्ष के मई माह में गया विश्वविद्यालय ने मुझे एक व्याख्यान देने के लिए बुलाया था और विषय उन लोगों ने यही मुझे दिया था। उन लोगों ने कहा कि आपको हम लोगों को संबोधित करना है। अब गया की तपती धरती और वहाँ जाकर गर्मी के दिन में अपनी बातें रखना, मगर फिर मेरे ध्यान में आचार्य हजारी द्विवेदी साहित्य की शीतल छाया का संबल मिला, भरोसा मिला और मैं वहाँ गया और अपनी बातें मैंने रखी। दूसरी परंपरा के उन्नायक की बात के जरिए यदि अपनी बातें रखनी हो तो मेरे दिमाग या फिर आचार्य हजारी द्विवेदी संबंधी जो कुछ भी उनके साहित्य पर बातें रखनी हो तो मुझे 3 पुस्तकों का बहुत अधिक ध्यान आता है। प्रथम पुस्तक तो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। मैंने जानबूझकर नाम अभी आपके सामने आचार्य संबोधन जोड़ा है उनके साथ में, क्योंकि उस योग्य वो हैं पूर्व अध्यक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य परंपरा में श्रद्धा और हृदय और बुद्धि, इन तीनों का समन्वय है। उसका सांगोपांग प्रदर्शन उनकी पुस्तक व्योमकेश दरवेश में आया है। उस पुस्तक के पश्चात ध्यान में आता है दूसरी परंपरा की खोज, लेखक डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह भी उनकी शिष्य परंपरा के ही हैं और सफल हस्ताक्षर है, यह कौन नहीं जानता है। हिंदी का प्रत्येक प्राध्यापक या अन्य का तो छोड़ा जाए, विद्यार्थी जब जो साधारण रूप से हिंदी साहित्य का ज्ञान रखने वाला है उसको भी नामवर सिंह के सफल हस्ताक्षर का प्रमाण अवश्य मिला रहता है, हम सभी जानते हैं। मतलब है कि वो भक्त हृदय नहीं है। जैसे त्रिपाठी द्विवेदी साहित्य के प्रति या द्विवेदी जी के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो भक्त हृदय थे हैं, वह उनके पास है नहीं। इनके पास बौद्धिकता है, श्रद्धा अवश्य है कि भक्ति मेरे समझ से मैं जो भी उनका साहित्य मैंने देखा है, उनको व्याख्यान देते सुना है, तो श्रद्धा है, किंतु वो जो एक भक्त हृदय वाली बात होती है, यह जो एक स्पर्श करने वाली बात होती है, उनके पास में वो बौद्धिकता है और जमकर बौद्धिकता है। उसकी ही परिणति है दूसरी परंपरा की खोज। उन्होंने अपना स्थापित करने का प्रयास किया है कि आचार्य हजारी द्विवेदी दूसरी परंपरा की खोज करने वाले हैं, खोजकर्ता हैं। तीसरे मेरे दृष्टि में, जिन्हें मैं अपना, यद्यपि मैं उनका विद्यार्थी तो नहीं रहा, मगर उनके साहित्य से प्रभावित हूँ। अभी कुछ दिनों पहले उनका देहांत हुआ है। BHU के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष चौथीराम यादव, अपने तरह के व्यक्ति, अपनी सोच, और दूसरी परंपरा नहीं, वो कहते हैं प्रति परंपरा। उनका अपना, मैंने कहा, दलित साहित्य के पैरोकार, सशक्त पैरोकार, और उनकी बातें जो हैं अपने तरह की होती हैं। द्विवेदी जी के शिष्य परंपरा की हैं, किंतु उनकी अंतरंगता व्यक्ति रूप में शिष्य के अपने गुरु के साथ उस तरह की नहीं थी जैसे इन दोनों की है। मगर एक चीज़ अवश्य है कि द्विवेदी जी के साहित्य से उनकी अंतरंगता अनन्य। मैंने कई बार की बातचीत में यह देखा, लक्षित किया है। 2 बार तो मैंने इसी साहित्य पर व्याख्यान देने के लिए उन्हें रांची बुलाया, और दोनों बार बारीकी से मैंने अनुभव किया कि कितना सूक्ष्मता के साथ उन्होंने अध्ययन किया है। वह एक अलग तरह का आनंद रहा करता था उनके व्याख्यान में। इन 3 के अतिरिक्त एक और व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा, पोर्ट ब्लेयर में हैं व्यासमणि त्रिपाठी, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी। इनकी पुस्तक नहीं है, मगर इनका एक आलेख मैंने पढ़ा था बहुत पहले, अभी भी वह आलेख मेरे पास है।
ये इसमें द्विवेदी जी के साहित्य संबंधी जितनी जानकारियां हैं या जितने तरीके से उन्होंने उनके साहित्य की विशेषताओं को रखा है उल्लेखनीय है या वह प्रभाव उत्पादनीय है। दूसरी परंपरा की खोज की जब भी बात हम करेंगे या दूसरी परंपरा को नायक हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब भी बात हम करेंगे तो हमारे जेहन में निश्चित रूप से नामवर जी की वह पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज को आना ही है। 9 नवंबर 1930 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये स्वयं नामवर सिंह ने अपने पुस्तक के प्रारंभिक अनुच्छेद में जिक्र किया है कि शांति निकेतन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पहुंचते हैं और कुछ ही दिनों के बाद एक घटना घटती है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के पास एक विधवा अपनी समस्या लेकर आती है। समस्या यह थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती है, किंतु नांदी श्राद्ध वाला जो कर्मठ हुआ करता है वह स्वयं वह प्रतिपादित करना चाहती है, संपन्न करना चाहती है, और समाज उसके सामने वर्जना का के रूप में खड़ा है कि वर्जित करता है। वह कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के पास पहुंचती है और अपनी समस्या रखती है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने तभी सद्य शांति निकेतन पहुँचे ज्योतिषाचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बुलवाया और यह समस्या रखी। वापस आकर निवास पर द्विवेदी जी ने जब स्मृति ग्रंथों का अवगाहन किया तो उन्हें ऐसे कई वचन मिल गए पूर्व के ये जहाँ नांदी श्राद्ध का अधिकार विधवाओं को दिया गया, वैधव्य जीवन हक की है, और अपने व्यक्तिगत कार्यों में कोई अगर कर्मठ करना चाहता है उसकी श्रद्धा है तो यह अलग का विषय है, किंतु शास्त्र संवलित या शास्त्र पोषित या कहिए शास्त्र प्रभावित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मन जो निर्णय देता है वो कहते हैं कि इन वचनों के आधार पर संगति नहीं बैठाई जा सकती है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने तत्काल ही अपनी टिप्पणी की कि पूर्व पक्ष के वे पूज्य ऋषि क्या कम श्रेष्ठ हैं जो उत्तर पक्ष के ऋषियों ने के खंडन का कोई महत्व को दिया, उसका उसे महत्व दिया, या जो महत्व दिया जाए, यानी पूर्व पक्ष के ऋषियों ने जो कुछ लिखा है शास्त्रों में स्मृति ग्रंथों में, उसकी महत्ता रविंद्रनाथ ठाकुर की नज़र में अधिक है। तो कहते हैं नामवर सिंह कि अखंड शिव धनुष देखते ही देखते टूट कर बिखर गया। अब यह अखंड धनुष का बिखरना, शिव धनुष का बिखरना, शिव धनुष वहाँ पर आया है, यह एक वृथा मोह का परिचायक है। परशुराम को भी पुरुषोत्तम राम के विवाह काल में वह जो धनुष टूटता है और उससे वो कुपित होते हैं तो उनकी अखंड जिसे वो अपने श्रद्धा का केंद्र मानते थे, अपने आराध्य के धनुष के टूटने का बड़ा दुख था और क्रोधित होते हैं, कुपित होते हैं। बाद में वो क्षण होता है, उनको समझ आती है तो अलग की बात है। मगर द्विवेदी जी का के लिए भी उन्होंने नामवर सिंह ने कहा कि शिव धनुष देखते ही देखते टूटकर बिखर गया। यह एक पहला स्रोत है जो दूसरी परंपरा के लिए है। और इसके बाद 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर की एक लिखित निबंध आचार्य द्विवेदी को शांति निकेतन में मिला। नाम था भारतवर्ष के इतिहास, भारतवर्ष में इतिहास धारा। यह निबंध आचार्य द्विवेदी की दृष्टि में अलग तरह का परिवर्तन लाता है। अब तक की उनकी जो समझ थी, सोच थी शास्त्रों के विषय में, परंपरा के विषय में, वह खंडित होता है। और यहाँ से द्विवेदी जी के लिए कबीर महत्वपूर्ण बन बैठते हैं। शास्त्रों की मैं बात कर रहा हूँ तो शास्त्र हैं क्या, शास्त्र कहते किसे हैं? कौतूहलवश शास्त्र दिमाग में कई बार बात पहुँचती थी तो मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि शास्त्र किसे कहते हैं। पिताजी ने एक संस्कृत की परिभाषा दी, पंक्ति कही, अविज्ञात ज्ञापितम शास्त्रम।
जो अविज्ञात हो, जिसकी जानकारी नहीं हो, जो अनजान चीज़ है, उसको जना देने वाला, बता देने वाला, ज्ञापित कर देने वाला जो माध्यम है, उसको शास्त्र कहते हैं। प्रश्न उठता है कि जो कुछ भी जानकारी न हो, उसकी जानकारी का माध्यम मात्र शास्त्र ही है क्या, या इसके इतर भी है? और तब हमारी दृष्टि में कबीर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो लोक को महत्व देते हैं, उनकी दृष्टि में लोक प्रामाणिक है और व्यावहारिक है। अपनी ठेठ भाषा में वो कहते हैं, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। यहाँ कागद की देखी जो है वह ही शास्त्र है। कागद की लेखी, कागजों पर लिखा हुआ, शास्त्र भी कागजों पर लिखे ही हुआ करते हैं। और दूसरी ओर आँखिन देखी, अनुभव गम्य, अनुभव सिद्ध। तो जो हमने देखा, जो समाज ने देखा, एक उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला, यह एक माध्यम है कि जिसे हम नहीं जानते हैं, लोक में जाएं और तब हमें ज्ञात हो जाता है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसकी अच्छी समझ हमारे जेहन में उतर आती है। कबीरदास जिन बातों को कहते हैं वो ठेठ अंदाज में कहते हैं, इससे लोग को पसंद भी आता है और उससे सहमत भी होते हैं। किंतु यह जो परंपरा है, जिसकी बात, दूसरी परंपरा की बात हम कहते हैं, वह है क्या? इसके लिए मैंने आपको दो उदाहरण, दो बातें बताई। इसमें शास्त्रग्राह्य और शास्त्रवाह्य। शास्त्रवाह्य जो है वह ही लोक है, और शास्त्रग्राह्य जो है वो हम अभी अब तक विशद उसकी चर्चा कर ही चुके हैं। किंतु अधिक प्रामाणिक में और व्यावहारिक में शास्त्र से अधिक लोक को इसलिए कह रहा हूँ कि शास्त्रों पर समय का और समाज का प्रभाव पड़ता है। जिसमें जो साहित्य शास्त्र लिखा जा रहा होता है, तो लिखे जाने के क्रम में जो समाज है और समय है उसका प्रभाव पड़ता है, और लेखक उससे प्रभावित होकर ही लिखता है, उसकी छाप रहती है। और दूसरी ओर लोक की बात इतर है। लोक के पास अवसर है, वह विचारों को, वह चीज़ों को उसमें कुछ घटाता है और कुछ हटाता है। और ये जो हटाने और घटाने की चीज़ है, वह ही समय पाकर पक जाती है, परिपक्व होती है, और वह एक अपना अलग रूप लेती है। इसीलिए यह सर्वग्राही हो जाती है। अपने निबंध में इस आशय की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह कहते हैं कि लोक वही है जो जिसका संबंध और अन्य सबों से है, किंतु शास्त्र से उसका संबंध नहीं हो सकता है। यह जो शास्त्र से संबंध कदापि न होने की बात द्विवेदी जी कहते हैं, वह उनकी दृष्टि का परिचायक है कि वे भी लोक स्रोत को अधिक महत्व देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरी परंपरा के उन्नायक इसीलिए कहे जाते हैं। परंपरा शब्द पर यदि हम विचार करें तो तीन इसके खंड हैं, परम, परंपर और परा। परम का अर्थ अंतिम, दूरतम, उच्चतम, सर्वोत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ। यह परम का शाब्दिक अर्थ शब्दकोशों के आधार पर हम ग्रहण करते हैं। उसी तरह परंपर शब्द है, इसका अर्थ होता है एक के बाद दूसरा, अविच्छिन्न श्रृंखला, सिलसिला, यह परंपर है। और परा यानी जानना, जाना, गमन, गमन की क्रिया, जाना। और दूसरी ओर स्थित, यह परंपरा हुई। इससे ही मिलकर, इसके ही आलोक में परंपरा शब्द को यदि हम देखें तो ज़्यादा न्याय के साथ इस शब्द को हम समझ सकते हैं। यानी
वह जो कुछ उच्चतम, अत्यंत श्रेष्ठ, महत्तम, सुशृंखलित रूप में एक के बाद दूसरा दूसरी ओर तक ले जाता है, दूसरी ओर हमें जो स्थित है उसका बोध कराता है, यानी ओर से छोर तक की जहाँ बात होती है उसको हम परंपरा कहते हैं। हमारा जो कुछ भी अत्यंत श्रेष्ठ या महत्तम एक के बाद दूसरी कड़ी के रूप में दूर तक जाता है, वही यदि परंपरा है तो यह जो कुछ क्या हुआ। मैंने आपके सामने कहा कि हमारा जो कुछ, तो यह जो कुछ है व्यक्ति के जीवन में उसके आचरण, उसके विचार और जीवन पद्धति, यही जो कुछ का तात्पर्य मेरी दृष्टि में है। मैं इससे ही अभिप्राय रखता लेकर आपसे बातें कर रहा हूँ। द्विवेदी जी कहते हैं कि कालक्रम से कोई भी विचार या आचरण जस का तस तद्वत हूबहू नहीं चला आता है। समाज समय के अनुसार उसमें कुछ जुटता और घटता रहता है। इसे बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने एक उदाहरण दिया है जुलाहा के हुक्के का। वे कहते हैं कि जुलाहे के हुक्के की नाली कई बार बदली गई, ऊपर का नारियल का खपड़ोही भी कई बार बदला गया, किंतु तब भी जुलाहे के लिए उसका हुक्का जस का तस नया है। इसे बहुत दूसरी तरह से भी उन्होंने एक निबंध में स्पष्ट किया है या बताया है कि जैसे कोई पौधा से वृक्ष बनने तक की जो यात्रा है, वह यात्रा ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगाया और ऊपर से उस पर आप दूसरों के हाथों से ढरकाया हुआ जो जल है उसके माध्यम से ही पौधा वृक्ष बन जाता है। प्रक्रिया में ऐसा होता नहीं है। पौधे को आसपास के वातावरण से स्वयं ही रस खींचना पड़ता है, या सिंचन जो है जल का दूसरों के द्वारा पराये सहारे से, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रारंभिक दशा में इसका महत्व है, किंतु बाद में वह परिवेश से, अपने आसपास के वातावरण से रस खींचता है, और वह रस खींचने का जब की जो प्रक्रिया है वो स्थायी हो जाती है तो वो वृक्ष धीरे धीरे बन जाता है और टिकाऊ हो जाया करता है। परंपरा ऐसी ही है चीज़। नारियल, जुलाहे का नारियल है, उसी तरह की एक चीज़ है। इसके लिए किसी अन्य उदाहरण देने की आवश्यकता मुझको लगता है कि नहीं है कि परंपरा क्या है। और इसीलिए कहते हैं कि यह जो बातें हैं वो मेरे अनुसार मनुष्य के श्रेष्ठतम उच्चतम आचरण, विचार, रहन सहन, जीवन पद्धति धीरे धीरे आगे बढ़कर काल क्रम से समाज के द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वीकृति पा जाती है, और यह जो स्वीकृति है वही परंपरा कहलाती है, जिसे हम लोगों ने अपने तरीके से इसे दूसरी परंपरा नाम और जिन्हें नाम दिया है। आचार्य द्विवेदी ने के शब्दों में यदि हमें कहना हो तो हम कहेंगे कि काल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भ से निखरती हुई अनावश्यक बातों की छंटनी करती हुई नए उपादानों से बढ़ती और बदलती हुई वह जिस रूप में इस पीढ़ी को प्राप्त हुई है वही आज की परंपरा का रूप है। इस तरह हम देखते हैं कि दूसरी परंपरा को नायक ठहराने की जो बात है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में नामवर सिंह ने जो स्थापित करना चाहे कि दूसरी परंपरा के वो नायक थे, यह सच में सत्य है। और दूसरी परंपरा के वो नायक वो हैं, और उसे ही चौथीराम यादव जी ने प्रति परंपरा कहा है। प्रति परंपरा का अलग अर्थ होता है थोड़ा, इस पर कभी अन्य व्याख्यान में या अन्य अगली बार की बातचीत में मैं बात करना चाहूँगा। मगर इतना यह अवश्य है कि दूसरी परंपरा की खोज जो पुस्तक है, तो मेरी जो समझ दूसरी परंपरा के संबंध में है, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अगर कभी मुझे ऐसा
थोड़े और सामग्री मिल जाए तो मैं बात करना चाहूँगा, जो कि आज का विषय है नहीं, अतः भी बात नहीं कर रहा, केवल चर्चा कर रहा हूँ कि बुद्धि प्रधानता के कारण नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसका महत्व है, किंतु कहीं पर बुद्धि के अतिरेक के कारण उन्होंने अनुमान के आधार पर भी द्विवेदी जी के संबंध में बातें लिखी हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में नाना शब्द का खूब प्रयोग हुआ है, और यह जो नाना शब्द का प्रयोग है, नामवर सिंह के अनुसार जिस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी BHU में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में थे, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे, प्राध्यापक हुआ करते थे, और उन्हीं के ऊपर व्यंग्य के रूप में उन्होंने नाना शब्द का प्रयोग किया है। मेरे दृष्टि में ऐसा है नहीं। कैसे, अगली बार के वार्ता में, इसी बार नहीं किंतु कभी एक बार की वार्ता में मैं इस बात को अपनी ओर से रखूँगा। आज आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ।